नमस्कार, मैं हूँ आलोक जी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा, मेरे यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी पर। और इस चैनल पे आज ही अगर आप में से कुछ लोग जानना चाह रहे हैं, कुछ लोग सवाल पूछेंगे थोड़ी देर में, तो उनको अभी बता देता हूँ कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के म्यूचुअल फंड्स या दूसरे म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक इंटरव्यू मैंने किया है और वो इंटरव्यू बहुत ज़रूरी इंटरव्यू है। मोनिका हालन मशहूर आर्थिक पत्रकार हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग या पर्सनल फाइनेंस पर काम करने वाली शायद पहली पत्रकार हैं जो मेरी जानकारी में, और बहुत अच्छे अंदाज में बात करती हैं, बारीकी से समझाती हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी हैं वो। तो उस इंटरव्यू को देखिए ज़रूर और अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ जो बाजार को इतनी बारीकी से समझते नहीं हैं। और अब मैं पहले अपनी बात पे आऊँगा। उस पूरे दौर में कोई कमेंट पढ़ूंगा नहीं, इसलिए अगर आप लोग कमेंट लिख रहे हैं उस बीच तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जिस वक्त मैं वापस आके कहूँगा कि अब मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे आपके कमेंट्स पे जवाब दूंगा। पहले मैं आपको ये सवाल का जवाब दूंगा जो सवाल मैंने उठाया हुआ है। माल्या, मेहुल और नीरव का कर्जा माफ हो गया? माफ हो गया नहीं कहा है मैंने, क्या माफ हो गया यानी क्वेश्चन मार्क के साथ कहा है। और ये खबर क्या है ये बता दूं। खबर है कि भारत के बैंकों ने 68,700 करोड़ रुपए, 68,607 करोड़ रुपए का कर्जा 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स। विलफुल डिफॉल्टर कौन होते हैं आप जानते होंगे। विलफुल डिफॉल्टर हैं जो जानबूझकर वापस नहीं करते हैं। विलफुल डिफॉल्टर एक कैटेगरी होती है। इसको अपराधी के बराबर मान लीजिए आप। ये बैंक का पैसा दबाकर बैठने की इच्छा रखने वाले लोग हैं, यानी कि दे सकते थे लेकिन दे नहीं रहे हैं। तो ऐसे 50 जो टॉप, देश के 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर हैं, उनके कर्जे टोटल 68,607 करोड़ रुपए के टेक्निकली राइट ऑफ कर दिए गए हैं। टेक्निकल राइट ऑफ है, समझिए। तो टेक्निकल राइट ऑफ क्या होता है, क्या ये कर्जे माफ कर दिए गए हैं, इस पे हम आज बात करेंगे। और रिजर्व बैंक की तरफ से ये खबर आई है, तो खबर कैसे बाहर आई है, क्यों आई है, और किस लिए मैं ये सवाल उठाता हूं, मुझे लगा कि ये बात करने लायक बात है। और इसमें जो 3 नाम मैंने लिए हैं उनमें एक हैं विजय माल्या, आप सब जानते हैं। किंगफिशर यानी यूनाइटेड ब्रूरीज यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ग्रुप, यूनाइटेड ग्रुप के वो चेयरमैन हुआ करते थे, राज्यसभा के सांसद भी थे, और किंगफिशर एयरलाइंस चलाते थे। उससे पहले किंगफिशर बियर उनकी मशहूर है, आज भी भारत में किंगफिशर बियर बिकती है। लॉकडाउन की वजह से नहीं बिक रही है, लेकिन वरना मेरे ख्याल से भारत की सबसे ज्यादा बिकती है। और उसी नाम से उनकी एक एयरलाइंस चलती थी। एक चैनल भी उन्होंने शुरू किया था एनडीटीवी के साथ मिलके, एनडीटीवी गुड टाइम्स। गुड टाइम्स किंगफिशर का की टैगलाइन थी, किंग ऑफ गुड टाइम्स। तो विजय माल्या को आप जानते हैं, नीरव मोदी को आप जानते हैं। नीरव मोदी के मामा हैं मेहुल चोकसी। ये 3 लोगों के नाम उस लिस्ट में, इसलिए मैंने 3 नाम लिए। ये 3 नाम काफी प्रोमिनेंटली लिए जाते हैं, कहा जाता है ये वो लोग हैं जो भाग गए हैं भगोड़े। आरबीआई के का कर्जा, मतलब बैंकों का कर्जा लेकर भागे हुए भगोड़ों की लिस्ट में ये 3 टॉप पे आते हैं। तो ये नाम आया है, इसलिए ये बात मैं लेकर आया हूं। मैं इससे खोलूंगा क्यों इस पे बात हो रही है, बात लेके लोग कस के उड़ रहे हैं, लेकिन क्यों ये कौवा कान ले गया जैसी बात है, ये बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कर लूं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के पास भेजिए। साथ में घंटी भी बजा दें, यानी नोटिफिकेशन आइकॉन दबा दें। जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा या नया लाइव करूंगा उस पर आपको खबर मिल जाएगी, घंटी बज जाएगी। तो अब जो लिस्ट है देखिए, पहले तो मैं लिस्ट थोड़ा आपको, कौन कौन लोग हैं। टॉप पर पहला नाम है गीतांजलि जेम्स लिमिटेड। ये गीतांजलि जेम्स लिमिटेड वही मेहुल चोकसी की कंपनी है, के बारे में अनेक लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि नीरव और मलिया को तो हम जानते हैं, मेहुल कौन है। मेहुल चोकसी इस देश के टॉप विलफुल डिफॉल्टर हैं, नंबर 1 पर, उस लिस्ट के टॉपर हैं। तो इनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड 5,492 करोड़ रुपए इसने नहीं चुकाए हैं। इसके अलावा उसी ग्रुप की 2 कंपनियां और हैं इसी लिस्ट में,
गिली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्रा ब्रांड्स लिमिटेड, इन दोनों ने 1447 करोड़ रुपए और 1109 करोड़ रुपए, ये अलग अलग इनके कर्जे थे। और चोकसी इस वक्त एंटीगुआ एंड बारबाडोस आइलैंड के नागरिक बन चुके हैं। ये आपको खबर होगी, इस बीच में काफी खबर उड़ी थी कि भाई वो यहां से विलफुल डिफॉल्टर होके भाग गया और वहां जाकर ये बारबाडोस का, एंटीगुआ और बारबाडोस का नागरिक बन गया, इसने वहां अर्जी लगा दी थी। और इनका भांजा भतीजा दूसरा वो डायमंड ट्रेडर नीरव मोदी है, मशहूर, जिसका नाम आप सबको पता ही है, लेकिन वो लिस्ट में नंबर 2 पे नहीं है। लिस्ट में नंबर 2 पर है REI एग्रो लिमिटेड। इसका अमाउंट है 4,314 करोड़ रुपए और इसके डायरेक्टर संदीप झुंझुनवाला हैं, जो करीब 1 साल से इनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की प्रवर्तन निदेशालय की जांच चल रही है। तीसरा नाम लिस्ट में है, फिर ये एब्सकॉन्डिंग है, फिर भगोड़ा और हीरा व्यापारी है, ये मेहुल की तरह ही हीरे का कारोबार करने वाला व्यापारी है, जतिन मेहता। इनकी कंपनी है विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी और आंकड़ा 4,076 करोड़ रुपए का। और CBI की जांच चल रही है और जांच इस मामले में चल रही है बैंकों को चूना लगाने का, यानी बैंक के साथ फ्रॉड करने का आरोप है। इसके बाद साहब कानपुर की कंपनी, कानपुर की रोटोमैक प्राइवेट लिमिटेड, ये है 2,000 करोड़ की कैटेगरी। इस लोन की कैटेगरी अलग अलग, अभी हमने 4,000 से 5,000 करोड़ वाली लोन कैटेगरी में देखा। ये आ गया नाम रोटोमैक ग्लोबल का। ये जो पान पराग बनाने वाला परिवार है, कोठारी फैमिली, ये पान पराग के साथ, जो आप लोग साहब बारातियों का स्वागत पान पराग से करिए वाले परिवार से आते हैं ये, और इनका 2850 करोड़ का कर्जा है। रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, रोटोमैक पेन भी बनता था, आपको याद होगा, वही कंपनी है ये। इसके बाद कुडोस केमी पंजाब की कंपनी है, 2,326 करोड़ रुपए। बाबा रामदेव, योग गुरु बाबा रामदेव, योग ऋषि बाबा रामदेव और बालकृष्ण, आचार्य बालकृष्ण की ग्रुप की कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्रीज, इनका 2,212 करोड़ रुपए का कर्जा। और इसी ग्रुप की दूसरी कंपनी जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर की 2,012 करोड़ रुपए, यानी लगभग 4,200 करोड़ रुपए का कर्जा किसका? बाबा जी की कंपनियों का। बाबा रामदेव, योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की कंपनियां, ये हैं 4,200 करोड़ रुपए का कर्जा, जो डूबा हुआ कर्जा है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार बैंकों ने राइट डाउन कर दिया है। राइट डाउन, राइट ऑफ क्या है, इस पे मैं बाद में आता हूं, लिस्ट थोड़ा और आपको सुना दो पहले नाम। इसके बाद साहब 18 कंपनियां हैं 1,000 करोड़ की कैटेगरी में। इनमें जो बड़े नाम आ रहे हैं वो है हरीश मेहता की अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है फॉरएवर प्रेशियस ज्वेलरी एंड डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड, 1,962 करोड़ रुपए। अब समझिए कितना नीचे आकर वो नाम आ रहा है जो भारत में सुर्खियों में रहा, टॉप पर रहा, सबसे बड़ा विलफुल डिफॉल्टर, वो नाम अब आ रहा है, वो है, किसका नाम है? तमाम लोगों को हवा में उड़ाने के बाद खुद हवा में उड़ जाने वाले विजय मल्ल्या का नाम है यहाँ। इनकी डिफंक्ट कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस का नाम है। 1,943 करोड़ रुपए, 1,943 करोड़ रुपए। इसके बाद 25 कंपनियां हैं जो 1,000 करोड़ से कम के कर्जे हैं जिनके, तो ये इनमें से 605 करोड़ से लेकर 984 करोड़ रुपए तक का आंकड़ा है। और आम ज्यादातर टॉप 50 में से 6 बड़े जो डिफॉल्टर्स हैं वो हीरे कारोबार में या सोने के व्यापार में जुड़े हुए हीरे जवाहरात के व्यापारी हैं। और कोई भी इंडस्ट्री, जो साकेत गोखले जिन्होंने ये RTI लगा के निकलवाई है जानकारी, उनका कहना है कि ये ज्यादातर लोग जो हैं इन्होंने पिछले कई सालों में बैंकों को चूना लगाया है और इनमें से अनेक अब या तो भाग गए हैं या उनके खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है, और कुछ ऐसे हैं जो मुकदमेबाजी में लगे हुए हैं, उन बैंकों से मुकदमा लड़ रहे हैं जिनसे इनका लेना देना है।
और कोई भी इंडस्ट्री बची हुई नहीं है। करीब करीब हर कारोबार के लोग ऐसे हैं जिस पूरी 50 की लिस्ट में जो किसी न किसी तरह से इसमें शामिल है। तो इस कहानी को ट्विस्ट देने का सवाल है, क्यों इस कहानी को लेकर चिंता क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। तो एक साकेत गोखले जी का कहना है, जिन्होंने ये आरटीआई लगाकर ये लिस्ट निकलवाई, उनका कहना है कि मैंने ये आरटीआई लगाई और ये जानबूझ के इसलिए लगाई क्योंकि निर्मला सीतारामन ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट में जब कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने पिछले सेशन में 16 फरवरी को इस पर सवाल पूछा, ये लिस्ट मांगी, तो ये दोनों वित्त मंत्रालय के दोनों मंत्रियों ने, यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। और जिस सवाल का जवाब सरकार ने नहीं दिया फरवरी के महीने में 16 फरवरी को, उस सवाल का जवाब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 24 अप्रैल को इस अर्जी के जवाब में दे दिया। और ये जानकारी फिर कैसे निकल रही है, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है, ये देखें। अब कहा क्या जा रहा है कि साहब, अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। तो मेहुल चोकसी हैं, नीरव मोदी हैं, विजय माल्या का नाम वो करीबी में नहीं मानते होंगे, लेकिन अहमदाबाद की कंपनी जो दूसरी वाली है, इसके अलावा आचार्य जी, बाबा जी, आप समझ ही रहे हैं। तो इसके हिसाब से अब ये आरटीआई के बाद अब सवाल हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचे इस किस्से को आगे बढ़ा के। मैं आप लोगों के सवाल पर अभी तक नहीं आया हूं, इसलिए आप लोग कृपया धैर्य रखें। और कुछ लोग अगर अभी से मुझे गरियाना शुरू कर चुके हों तो वो थोड़े से अपनी लगाम खींचें, क्योंकि मैं देख ही नहीं रहा हूं अभी, इसलिए किसी का भी कोई, कुछ लोग कहते हैं आपने मेरा सवाल नहीं देखा, तो मैं अभी किसी का सवाल नहीं देख रहा हूं। तो मैं पहले आपको वहां पहुंचाता हूं जहां हम इस किस्से को लेकर जाना चाह रहे हैं। असली बात यह है कि ये जो कहा जा रहा, देखिए बहुत अच्छा है नैरेटिव कहने के लिए। इस वक्त मान लीजिए मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का विरोधी हूँ, तो मेरे लिए बड़ा देखिए। और ये मैं एक वेबसाइट की आपको हेडिंग बता देता हूँ। जब आप थाली बजा रहे थे तो मोदी सरकार उस वक्त क्या कर रही थी? मोदी सरकार 50 बड़े थैली चोरों को माफ कर रही थी। इसी तरह ज्यादातर आप सोशल मीडिया पे खबरें ये आ रही हैं कि ये मोदी सरकार ने कर्जा माफ कर दिया, 50 लोगों का कर्जा माफ हो गया, अब इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जो कथा है, जिस मुद्रा में इसको लाया जा रहा है, मैं अब इस बात साफ कर लेना चाहता हूं। और साफ क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमको कुछ चीज़ों को बेवजह, मेरा ख्याल है, ये नहीं है कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमको किसी बात को इस अंदाज में उस पर हवा नहीं बनानी चाहिए कि वो बात सच की झूठ हो जाए। यानी कौवा कान ले गया तो हम कौवे के पीछे दौड़ लिए, ये देखा नहीं कि कान तो है। ये आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी। तो ये कौवा कान ले गया वाली कहानी ना हो जाए। तो राइट डाउन का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस किस्से में बहुत लोग समझते हैं, समझदार लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, जैसा कि वरना मैं ये बात नहीं करता। एक आध लोगों ने, मेरे मित्रों ने पूछा, तो उन मित्रों को मैंने जवाब दे दिया कि भाई ये, इसका अर्थ लोन माफी नहीं है, ये राइट ऑफ का अर्थ ये नहीं है। तो ये जो राइट ऑफ है, ये जैसे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाता है, वो नहीं है। राइट ऑफ है अपने खाते में, बट्टे खाते में डाल दें, इसको बट्टा खाता कहा जाता है। तो बट्टे खाते में क्यों डाला जाता? पहले नहीं डाला, पहले जब तक एक्शन होता था, मुकदमा चलता था, तब तक बुक्स पे दिखता रहता था कि लायबिलिटी है। अब क्या है, एक समझदार व्यापारी की तरह किया ये जाता है। नए जो नियम है अकाउंटिंग, तय किया गया है कि एक, जैसे ही आप कर्जा नहीं देते हैं, मान लीजिए मैंने कोई लोन ले रखा, मैं 3 ईएमआई नहीं चुकाऊं,
तो पहले 3 ईएमआई होता था, बहुत पहले 6 होता था, फिर 3 हो गया, अब तो 1 महीने भी किस्त न चुकाई जाए तो तुरंत एनपीए मार्क हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अकाउंट में आ गया कि ये एनपीए है, किया गया ताकि अकाउंट में ट्रांसपेरेंसी रहे। इसी तरह बैंकों ने अपने अकाउंट में मान लिया कि ये अब राइट ऑफ हो गया है, ये पैसा वापस नहीं मिल रहा है, और इसको, इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि ये माफ कर दिया गया है, इसको वापस लेने की कोशिश नहीं की जाएगी, या जिसने ये कर्जा लिया है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उस पर मुकदमा भी चलेगा, और उससे ये पैसा वापस लेने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। हो सकता है वापस ना आ पाए, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, हो सकता है कुछ भी वापस ना हो पाए। इसीलिए बैंक इसको अपने रिकॉर्ड में राइट डाउन, राइट ऑफ कर देते हैं कि हमारे खाते में हमने इसे डूबा हुआ मान लिया है अकाउंटिंग के लिहाज से। इसीलिए इसको कहा गया कि ये टेक्निकल राइट ऑफ है, टेक्निकली राइट ऑफ किया गया है कि ये राइट ऑफ कागज पर रहेगा। हम उसको परसू कर रहे हैं, मुकदमा करेंगे, उसकी संपत्ति जब्त करेंगे, नीलाम करेंगे, जो भी करेंगे, जितनी वसूली हो जाएगी वो उस दिन वापस बैंक की बैलेंस शीट में आ जाएगी, और उस दिन शायद वो प्रॉफिट के तौर पे दिखाई, के तौर पे दिखाई जाए, नए एसेट के तौर पे दिखा दी जाए। आज की तारीख में ये क्योंकि डूबा हुआ है, इसलिए राइट डाउन कर दिया गया। लेकिन अब अगर इस पे सवाल उठना है तो वो सवाल भी हैं। वो सवाल कहाँ से उठने शुरू हो जाते हैं? ऐसा नहीं कि सब कुछ इतना साफ है जितना मैं कह रहा हूँ कि साहब कागज का हिसाब है, इस पे क्यों दिमाग देते हो। दिमाग देने वाली बात है, एक, भारत सरकार, कोई छोटा मोटा आदमी एक घर नहीं चुका पाए, कुछ हो, इस पर तुरंत लिस्ट लगती होगा। ताजा खबरें हैं कि म्यूनिसिपैलिटी वाले डुग्गी पीटना शुरू करते हैं कि फलाने ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया है, प्रॉपर्टी टैक्स देने नहीं देने वालों की लिस्ट जारी हो जाती है, वेबसाइट पे लग जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनकारियों की, महाराष्ट्र में लिंचिंग करने वालों की सूची जारी हो गई। तो इस देश का 68,000 करोड़ रुपया लेके बैठे हैं, उनकी सूची देने में, उनके नाम बताने में भारत सरकार को क्यों शर्म आ रही थी? सबसे पहला और बड़ा सवाल यह है। आपने इस सवाल का जवाब, वो भी एक सांसद के पूछने पर, संसद में देने से इनकार क्यों किया? ये जवाब क्यों नहीं दिया गया? ऐसा भी नहीं कि कोई गोपनीय थी, वरना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहता कि हम नहीं देंगे जी, ये तो गोपनीय बात है। उसने एक एप्लीकेशन के जवाब में दे दिया, तो सरकार भी दे सकती थी। फिर सरकार के ये जानकारी न देने का क्या तर्क हो सकता है? यहां नियत पर सवाल उठता है। यहां नियत पर सवाल इसीलिए उठता है कि ये जो लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट में जो नाम आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि वो क्या सरकार के खास लोग हैं। और ये चार्ज तो बहुत बुरी तरह लगा हुआ है कि साहब मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ये दोनों इनके खास लोग थे। इनकी तस्वीरें दिखाई गई हैं पहले सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों के साथ। बाबा रामदेव के बारे में आप जानते हो तो सभी के खास हैं। पहले वो देश भर में सांस लेना और योग करना सिखाते थे, उसके बाद वो सब कुछ सिखाते हैं आजकल। वो तो बड़े भारी एफएमसीजी किंग हैं, और सरकार के तमाम मंत्री, उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, और वो नीति निर्देशक जैसे वक्तव्य भी देते रहे हैं। तो अब जो नाम है मेहुल चोकसी, पीएनबी के साथ इतना बड़ा घोटाला करके भाग गए हैं, तो इसको यूं विश्लेषण नहीं करना चाहिए कि वसूली नहीं हो सकती है। लेकिन राइट डाउन, वसूली बंद करना नहीं है। लेकिन अब सवाल उठते हैं, कुछ एक मित्र ने सवाल उठाए हुए हैं, वो मैं सवाल सिर्फ उनके उठाए हुए सवाल पढ़ दे रहा हूँ। एक यही है कि क्या सरकार ने मान लिया है कि वो कभी मेहुल चोकसी को भारत नहीं ला पाएगी और रिकवरी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? क्या सरकार ने उसकी सारी संपत्ति सीज कर ली है? ये हैं हमारे मित्र अपूर्व भारद्वाज, ये डेटा का काम करते हैं, डेटा वाणी भी चलाते हैं। आप अगर फेसबुक पे इनको फॉलो करेंगे, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, कई बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। तो उनके सवाल हैं, मैं आज सवाल मुझे तो मैं ये उठा लाया हूँ। दूसरा आरआई एग्रो, वहां भी यही है कि साहब ये इन पे जांच हो रही है, ईडी का काम चल रहा है, लेकिन इनकी संपत्ति जब्त नहीं हुई है, नीलामी नहीं हुई है, तो बैंक ने क्यों मान लिया कि रिकवरी के सारे रास्ते बंद हो गए?
यही किस्सा तीसरे चौथे नंबर वाले का है, जतिन मेहता का और ऑटोमैक के कोठारी ग्रुप का। इनकी भी कोई नीलामी, सीजर, कोई जब्ती कुड़की, कोई खबर नहीं है। सिर्फ यह है कि जांच हो रही है धोखाधड़ी के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग नाम तो देखिए, मैं पहले भी ले चुका हूं, और बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने हाल में पिछले साल रुचि सोया ग्रुप को खरीदा है। और पतंजलि एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बताई जाती है। वो कंपनी है कि नहीं, अभी इस पर प्रश्न है, लेकिन वो ग्रुप है और वो बहुत पैसा कमाती है। और वो उसने बैंक के कर्जे डुबा रखे हैं, ऐसी खबर भी नहीं है। लेकिन बाबा रामदेव ने रुचि सोया को खरीदा, उसके लिए पैसा कहाँ से आया उनके पास, उन्होंने कितना पैसा चुकाया? और अगर उन्होंने सब कुछ खुद किया है, तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस वक्त रुचि सोया को एनपीए मन कैसे राइट ऑफ किया है? खास तौर पे अगर पिछले कुछ समय में स्टॉक मार्केट का मूवमेंट देखें रुचि सोया का, तो आप की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैं अब ये इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए इसको सामने ले ही आता हूँ। मैंने ये बात अभी अभी मेरे दिमाग में आई है, पहले से आ गई होती तो मैं पहले ये चार्ट निकाल के रखता। लेकिन रुचि सोया देखिए, 375 रुपए 15 पैसे पर ये 28 अप्रैल को बंद हुआ है। 5 दिन से सर्किट लग रहा है। एक महीने में ये 150 रुपए से 163 रुपए 90 पैसे 30 मार्च को था। आज 375 रुपए 15 पैसे हो गया है। 6 महीने पहले 17 रुपए का था। सिर्फ 6 महीने पहले 27 जनवरी को, 6 महीने भी नहीं है, 6 महीने का चार्ट है, लेकिन ये हाँ 27 जनवरी को ये 17 रुपए का था। और आ जाए, हाँ ये वाईटीडी है, तो ईयर टू डेट है, हाँ ये इस साल, मतलब इस साल जनवरी में 17 रुपए का था। और 6 महीने पहले का भाव देख लेते हैं एक बार, वो नहीं दिखा रहा है। एक साल का भाव भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप इतना ही देख लीजिए कि ये 17 रुपए से 375 रुपए 15 पैसे इस कंपनी का शेयर पहुंच चुका है। और ये कंपनी आज अपना लोन राइट ऑफ राइट डाउन करा रही है। क्या चमत्कार है भाई। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। और ये कौन बंदे हैं, वो जो काला धन, काले धन के खिलाफ देश की सबसे बड़ी मुहिम चलाते थे। लगातार अप पढ़ के ये शेयर, लेकिन साथ में आप सावधान हो जाएं, इस चक्कर में मत पड़ जाइएगा। मैं पहले ये सावधान कर दूं, मैंने इस शेयर का जिक्र कर दिया, इसका अर्थ आप इसके पीछे मत लग जाइएगा। लगातार अपर सर्किट पे चल रहा है, लेकिन वॉल्यूम बहुत थिन है। और ये बिल्कुल वैसा मूवमेंट दिखा रहा है जैसा कोई ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक दिखाता है, जिसमें बाद में छोटे निवेशक बड़ी बुरी तरह फंसते हैं, मरते हैं और रोते हैं। तो ये सावधानी रखिएगा कि आप चक्कर में फंस ना जाए। मैक्सिमम का चार्ट भी ये बहुत नीचे से हिला रहा है, तो कुछ इसमें, हाँ बीच में ये इन्होंने कुछ इसको ऐसे किया है, इसके अंदर मूवमेंट करने के बाद ये महीने भर से तो इस पर सर्किट चल ही रहा है। इसलिए देखिए, रोज डेली सुबह 10 बजे 9:30 बजे ऐसे करके ये सर्किट लगा के बंद हो जाता है। तो अगर ये कंपनी इतनी शानदार, इसकी परफॉर्मेंस, अगर आप शेयर बाजार से परफॉर्मेंस देखिए, और इसके शेयर ही, बाबा जी के शेयर ही अगर बैंकों ने कब्जा कर लिए होते और बेच दिया होते, तो मेरा ख्याल है जितनी वसूली होनी थी हो जाती। लेकिन आप उसको छोड़कर क्यों यहाँ लगे हैं, ये सवाल है। अब मैं एक बार जरा देख लेना चाहता हूं आप लोगों के सवाल। अगर 2 मिनट का मुझे वक्त दे दें, एक बार मैं नजर मार लूं, और उसके बाद मैं ये करूंगा कि सीमा अग्रवाल जी कह रही झूठ फैलाया जा रहा है। कौन सा झूठ, मैं ये जानना चाह रहा हूं। कुछ चैनल मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे बड़ा विश्वास नहीं हो रहा है इस बात पे। मैं तो आमतौर पे देख रहा हूं कि चैनल इस वक्त सबको, हाँ बट्टे खाते का पैसा वापस किया या बैंकों ने ले पाया, ये अच्छा सवाल है। लेकिन आप देखिए, अभी हाल में वसूलियां हुई हैं, अगर आप ध्यान दीजिए, जो आईबीसी कोड वाली कंपनियां थी, जितनी जो
रिकवरी में एनसीएलटी में गई थी, उनमें वसूली हो रही है। और खास तौर पे मजे की बात यह है कि वही प्रमोटर जो कहता था कि युवराज सिंह जी, देखिए ये माया मोह में मत पड़िए कि किसके समय में दिया गया था और कांग्रेस के समय में दिया गया था और अब नहीं, ये सब कहानी, सब इसमें कुछ नहीं रखा है, ये सारे मिले हुए हैं, यहाँ कोई फर्क नहीं है। मैं आपको, मेरी नजर में तो सब एक हैं, ये सब बड़े लोगों के दोस्त हैं, सब लोगों के दोस्त हैं। ये जितने लोग सरकार, हमारा पब्लिक का पैसा मार के बैठे हैं, ये सब आप में मिले हुए हैं। इसमें कोई इस पार्टी उस पार्टी के चक्कर में मत रही है। ये यहाँ की मामूली कहानी है, छोटे लोगों को बेवकूफ बनाने वाली। डिपॉजिटर का पैसा डुबाते हैं और कहानी सुनाते हैं कि इसको इसने दिया उसने लिया। अभी नहीं दिए जा रहे हैं, आप जरा पता कर लीजिए किस किस का कौन सा लोन किस साल में दिया गया है। अभी बाबा रामदेव ने 2019 में खरीदी है रुचि सोया, वो कोई 2012 में की थी। तो उस समय जिस वक्त कोई आदमी खरीद रहा है, बेच रहा है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाकर उसका हिसाब क्यों नहीं होना चाहिए था उस समय, कि आप कंपनी खरीद रहे हैं, इस कंपनी का हिसाब किताब कौन करेगा? नहीं तो एनसीएलटी से अगर आपने खरीदा है तो एनसीएलटी से आया हुआ जो पैसा है, एनसीएलटी के दौर में भी आपने अगर लायबिलिटी ली है तो वो लायबिलिटी तो आपको चुकानी होगी। आप उसमें, ऐसा नहीं है कि आप हेयर कट लेके लेंगे, लेकिन वो फिर राइट ऑफ हो गया इसका मतलब, और आप पैसा कमा रहे हैं। ये बहुत आसान बात नहीं है। हाँ, अब आप लोग अगर सवाल कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, क्योंकि समय हो गया है, आधा घंटा मैंने कर लिया है अपनी बात। अब आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, एक बात मैं फिर से बता दूं, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, एसेट एलोकेशन के बारे में बात करना चाहते हैं तो मोनिका हालन का एक इंटरव्यू इसी में लगा हुआ है। कुछ देर पहले मैंने किसी ने पूछा कि साहब अपनी सारी लाइव चैट्स का लिंक सके हैं, तो वो सारी लाइव चैट्स आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएंगी। आप यूट्यूब खोलिए, उसमें वन आलोक जोशी पे जाइए, तो वहाँ रिकॉर्डेड और लाइव दोनों। और अभी एक और खास बात बता दूं आपको कि आज पहले क्या होता था कि हम ये लाइव कर रहे होते थे, उसके तुरंत बाद 3 मिनट के अंदर आप दोबारा देखना चाहें तो दोबारा ये वीडियो मिल जाता था। अब समस्या ये हो गई कि नहीं मिलता है, कई बार अगले दिन दोपहर तक ये वीडियो प्रोसेस होता रहता है। तो उसका एक तरीका भी मुझे मिल गया है, तो मैं इसकी एक कॉपी बना के डाल देता हूँ। आप देखिएगा कि तो कुछ देर बाद आप इसकी एक कॉपी मिल जाएगी, और आप लोग कभी कभी कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि यही वीडियो 2 बार क्यों लगा हुआ है, सेम थंबनेल है, तो उसके स्क्रीन में लिखा रहता है कॉपी ऑफ आलोक अड्डा। एक आलोक अड्डा ओरिजिनल लगा होता है और एक कॉपी लगी होती है। कॉपी आप अब से लेके जब तक पूरा वाला नहीं दिखे उस वक्त तक आप इस कॉपी को देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ये वाला उपलब्ध हो जाता है, तो ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन आप चाहें तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसीलिए जो लोग देखें और कंफ्यूज हों उनके लिए मैं ये सफाई दे रहा हूँ। हाँ, जब भी ये पैसा वापस आएगा, अगर ये पैसा वापस आएगा तो ये पैसा फिर प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। देखिए, बट पैसा आज तक किसी ने वापस किया नहीं किया, मैं इस तरह से तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी आपने बैंकों, कंपनियों को बैंकों की तरफ से नीलाम होते देखा होगा। नहीं, मोदी सरकार ने कर्जे माफ नहीं किए हैं, ये भ्रम है, बिल्कुल साफ साफ भ्रम है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैंने सोचा कुछ देर में लोग समझ जाएंगे, बात इस तरह की हेडलाइन अभी चल रही है कुछ देर में, लेकिन तमाम लोग चला रहे हैं कि नहीं मोदी सरकार ने माफ कर दिया, तो ये बात सही नहीं है। मोदी सरकार ने माफ नहीं किया है, वो टेक्निकल राइट डाउन है, कागजों पे इसी तरह लिखा जाता है, तो बहुत आसान है। रिंकू ठाकुर जी, क्या सवाल है पता चले, मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं काफी देर तक ये सवाल पढ़ूंगा नहीं, तो आपको सवाल ही लिखना पड़ेगा, बजाय ये कहने के कि मेरे सवाल का जवाब दे दो। आप सवाल लिखिए और उसका जवाब उसके बाद मैं देख सकता हूँ। मनोज गुप्ता जी कह रहे हैं इट इज नॉट सो देन इट इज हाउ, आई डोंट नो। आप इट इज नॉट सो का मैं मतलब नहीं समझ, कंपनियों पर ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, माफ कीजिएगा, मैं किसी भी कंपनी पे अब इस वक्त ओपिनियन नहीं दूंगा। वो मैं अलग से उस पर शो करता हूँ, वहां पे मैं ओपिनियन दूंगा, और यहाँ नहीं दूंगा। हम्म।
टेक्निकल राइट ऑफ का मतलब बताया ना मैंने पहले, यही सबसे पहले यही बताया कि राइट ऑफ होता क्या है। राइट ऑफ का अर्थ है, टेक्निकली राइट ऑफ किया गया अर्थ है कि आपने राइट डाउन कर दिया अपने अकाउंट में। मुझे आपने मुझसे पैसा लिया है, मैं आज, लेकिन इस बीच आप अपने अकाउंट्स में लिख देते हैं कि ये राइट ऑफ है, क्योंकि आप अपने खाते में नहीं दिखाना चाहते हैं कि मैं इस आदमी से कब जाके जबरदस्ती छीनूंगा, 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, साल भर लगा, तो आपने इससे ले रखा है, उसको आप कहते हैं भाई मेरा डूब गया। ठीक है, इस हिसाब से मैं हिसाब किताब कर रहा हूं, अपने कागज में लिख रहा हूं। मंतोष जी चमत्कार कर रहे हैं आप तो। बुंदेलखंड पे कौन सी बात करनी है, आज बुंदेलखंड में कुछ नहीं हुआ है, बुलंदशहर में हुआ है, और वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बात करने को कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैंने भी तय किया हुआ है कि मैं, तमाम लोग कहेंगे इस पे बात करो, उस पे बात करो, लेकिन मेरी जो होगा उस दिन वही बात करूंगा। अब मैं इस फेर में नहीं पढ़ने वाला हूं कि कहाँ कौन क्या बात कर रहा है। लॉकडाउन के पूरे आसार दिख रहे हैं, इसमें मुझे लगता है किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन बढ़ेगा। लॉकडाउन सब जगह नहीं बढ़ सकता है, हो सकता है कुछ जगह ना बढ़े, लेकिन कुछ जगह हैं, जैसे छत्तीसगढ़ कहते हैं ग्रीन हो गया पूरा, वहां कोई केस नहीं बचा है, गोवा में कोई केस नहीं बचा है, लेकिन अभी बहुत खतरनाक हाल है, किस्सा है, जिसमें कह रहे हैं कि अभी इसकी एक दूसरी वेव आ सकती है, और अगर ये दूसरी वेव आई तो फिर वो कितनी खतरनाक होगी पता नहीं है। अभी मैंने ब्यौरा बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले मैंने खबर देखी कि इस वायरस ने, कोरोना वायरस ने अपने को म्यूटेट कर लिया है, मतलब वो स्वरूप परिवर्तन जिसे कहते हैं, और वो 10 तरह के वायरस बन गए हैं, 10 स्ट्रेन्स इसके बन गए हैं। रक्त बीज का आपने नाम सुना होगा, एक को मारो 100 पैदा होते थे, तो ये उस तरह का सीन हो रहा है कि 10 तरह के ये पैदा हो गए हैं, और उनमें से एक बहुत ज्यादा खतरनाक है, दूसरे कम खतर, इस तरह के किस्से चल रहे हैं। तो अभी ये संकट बहुत खतरनाक है, इसलिए बाकी सारी चीजें, इसके आगे पीछे की कहानियां बहुत मुश्किल है कहना। मेरी भी समझ में नहीं आता है कि मान लिया अगर कर्ज चुकाना चाहते हैं तो क्या तकलीफ है भाई, उनसे कर्जा ले लेना चाहिए। और मल्लिया के बारे में देखिए, आप लोग, हो सकता है बहुत से लोग बहुत गाली देंगे मुझे, लेकिन मैं अभी भी फिर कह रहा हूँ, माल्या के बारे में मेरा ये मानना है कि माल्या एक बिजनेस एडवेंचर का शिकार आदमी है। वो कोई चोरी चकारी का मामला नहीं था। माल्या ने एयरलाइंस खोली थी, और बहुत शाखर्च आदमी हैं, मोटा खर्चा करते थे। उनकी एयरलाइंस में जिन लोगों ने शुरू में सफर किया वो सब जानते हैं कि बहुत ही शानदार एयरलाइन खोली थी, तबीयत से खिलाते पिलाते थे, लोग खुश थे। और गड़बड़ क्या है कि विजय माल्या क्यों इतना बदनाम करना आसान था। विजय माल्या शराब का कारोबारी था। विजय माल्या एक कैलेंडर हर साल छापते थे, जिसमें बनी हुई लड़कियों की फोटो होती थी। विजय माल्या वैसे ही लड़कियों के साथ घूमते हुए फोटो खिंचवाने के शौकीन थे, उसी तरह पार्टियां करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में वो अक्सर, मतलब आते थे तो पता चलता था कि कस के पी के उसके बाद पहुंचे हैं, उसके बाद बोलना शुरू किया। तो वो ऐसी छवि वाला इंसान था जिसको कोई आदमी बड़ी आसानी से विलेन बना सकता था। लेकिन मेरा मानना है, व्यक्तिगत विचार है मेरा, कोई मैं बहुत समर्थक नहीं हूं विजय माल्या का, लेकिन मेरा विचार है कि वो बैड बिजनेस डिसीजन था, बिजनेस का लॉस था। और वो अगर बैंक वैंक अगर व्यवहार करते तो विजय माल्या से पैसा वापस लिया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि विजय माल्या से पैसा वापस लेना संभव नहीं था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं देखो कितना बड़ा यश है, बदमाश है, शराबी है, कबाबी है, पूरा कहानी सुना दीजिए तो। और टारगेट बनाने के लिए बहुत अच्छा था कि देखो ये कांग्रेसियों ने ऐसे ऐसे लोगों को भारत का पैसा लुटवा दिया। तो आप, इसलिए वो सॉफ्ट टारगेट है, और उसने इसीलिए वो कह भी रहा है बार बार वहां बैठ के, और मौका देख के निकल लिया। ये भी कुछ लोग कहते हैं साहब बड़ा बढ़िया किया, अभी इसी में आया है कि मल्या और मेहुल और नीरव ने क्या गलत किया, मैं भी होता तो यही करता, अभी किसी ने लिखा था।
बीजेपी से राज्यसभा एमपी था, मुझे नहीं मेरा ख्याल है वो किसी छोटी पार्टी, शायद जनता पार्टी के थे वो, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी वाली जो पार्टी है, ऐसा मुझे शक है। लेकिन ये भी हो सकता है जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, देखिए किसी पार्टी के बिना भी राज्यसभा पहुंच जाते हैं, क्योंकि और ये दिखाता है कि राज्यसभा का कांड जो है क्या हुआ है, कि राज्यसभा कैसे पहुंचा जाता है। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग, तो तमाम छोटे राज्यों में अचानक आदमी यहाँ से बैठता है और गुजरात से उठता है और पहुंच जाता है झारखंड, और वहां से राज्यसभा का सदस्य बन जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ना। नहीं, मैं बैंक डिफॉल्टर को सपोर्ट कतई नहीं कर रहा हूँ। ये अगर आपको शक हो रहा है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा कतई नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि एक आदमी धन उठाता है, एक आदमी चोरी ठगी करके भागता है, जैसे जो ये नीरव मोदी ने किया। वो बिल्कुल उसमें कोई शक शुबा नहीं है कि वो बदमाशी करके भागा है, और वो अच्छे से चूना लगा के भागा है, उसमें कोई, तो ये कोई ऐसी खास बात नहीं है उसमें। लेकिन विजय माल्या को लेकर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि विजय माल्या, मैंने बताया तो विजय माल्या कितने, बिल्कुल मिलती है ईशान तोपड़े जी, आप लाइए पैसा, जितना मैं बताता हूँ मैं आपको राज्यसभा की सीट दिलवाता हूँ। आपको रास्ता बता दूंगा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। नहीं, डिफॉल्ट इज डिफॉल्ट, नो सेकंड व्यू, ऐसा सिंपल नहीं होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट बहुत अभी देखिएगा, क्योंकि आप देखिएगा, आप जो सीन है, हाँ ये आप सही कह रहे हैं विजय कुमार जी, ये जो आपने कहा कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन था, ये बात सही है। और पार्टियों, कोई भी देखिए, मैंने बताया ना, कोई पार्टी वाला कौन था जो कि मना कर देता कि हम नहीं करेंगे। जब आपके सदस्य सब इस बात के लिए आतुर हों कि हमें तो वोट देना है, तो क्या है, पार्टी भी कह देगी हाँ ठीक है भाई जाने दो। आरबीआई क्या कदम उठा रही है वो एक अलग कहानी है। मैं साफ कर दूं इस बात को, आप लोग साफ समझ लीजिए कि राइट ऑफ का मतलब पैसा माफ कर दिया गया नहीं होता है। और ये आसान है इस वक्त नैरेटिव चलाना है, तो सब लोग बहुत खुश होके, जो लोग भी बीजेपी के सरकार के विरोधी हैं, वो इस बात को लेके उड़ गए हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब जम के आप सरकार ने माफ किया, देखो आप थाली बजा रहे थे, मोदी जी माफ कर रहे थे। ये सुनने में अच्छा लगता है, तफरीह हो जाती है, लेकिन नहीं है। और मेरा ख्याल है सत्य के साथ रहना चाहिए। राज्यसभा में जाने का व्यापारियों को क्या लाभ होता है समझिए। राज्यसभा में जाना, राज्यसभा के बारे में अलग से किसी दिन बात कर लेंगे। नहीं, मेरा इरादा नहीं है पॉलिटिक्स में आने का, फिलहाल कोई इरादा नहीं है, लेकिन कोई इस पर मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि नहीं है। बचपन में मेरी इच्छा थी कि मैं राजनीति करूं, बीच में होता रहा है, तो इस बात की गारंटी नहीं देता हूं कि नहीं है, बिल्कुल जाऊंगा नहीं, मतलब लिख के नहीं दे रहा हूं कि नहीं जाऊंगा, लेकिन इस वक्त कोई मेरा इरादा नहीं है, न मन है, न इस तरह, जिस तरह की पार्टियां चल रही हैं इस देश में, कहीं जगह दिख रही है या इस राजनीति में। तो जब कभी ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो सोचा जाएगा, देखेंगे, दुनिया बदलेगी तो बहुत कुछ बदलता है। भाई एक ही सवाल बहुत लंबा लंबा चला रहे हैं अपना। प्रज्ञेश जी क्या करें, ये शो चालू रखना, मैं समझा नहीं अब कब तक चालू रखूंगा। अब रात में काफी वक्त हो, 4 मिनट कर लिए, मेरा ख्याल है बंद किया जाए। और किताबों के बारे में कुछ लोग बहुत कह रहे हैं, नहीं नहीं अभी मैं कहीं, प्रज्ञेश जी चिंता न करें, अभी किसी ऐसा, अभी ये शो ही चालू रहेगा, अभी यही मेरा मुख्य काम है, इस पे फोकस कर रहा हूँ। इसी चक्कर में, कुछ लिखने के चक्कर में रहता हूँ। नहीं, राइट विंग अलाइंड बिल्कुल नहीं है मेरे थॉट, मैं, और लेकिन लेफ्ट विंग अलाइंड भी नहीं है मेरे विचार, ना राइट विंग है ना लेफ्ट विंग है, मैं साफ साफ बता दूं। और विचार हैं, ऐसा भी नहीं है कि विचार नहीं है मेरे। मेरा ख्याल है, देखिए विमल शाह जी, ये सवाल ने पूछा है, क्या म्यूचुअल फंड बेचकर अच्छे डायरेक्ट शेयर लेने चाहिए। ये अच्छा आपका विचार है, लेकिन ये मेरा ख्याल है इस वक्त बेचने का समय नहीं है। इस वक्त अच्छा समय इस बात का है कि अगर आपके पास पैसा है, और पैसा होने की क्या क्राइटेरिया है समझ लीजिए, पहले अपनी ज़रूरत का पैसा, यानी 3 महीने का इमरजेंसी फंड आपके हाथ में है, और अगर आपके ईएमआई वगैरह के जाती हैं तो ईएमआई 5-6 महीने की होनी चाहिए, और लगभग का बाकी रिक्वायरमेंट आपका जितना होता है वो सारा होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपका, ये सब होने के बाद आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा निकालें। और अगर आप शेयरों में पैसा लगा रहे हैं तो 5 से 7 साल आप उस पैसे के बारे में न सोचेंगे, न पूछेंगे, न उसका भाव देखेंगे।
ये खा लीजिए तभी शेयर में पैसा लगाइएगा वरना मत लगाइएगा। वो भी आज की तारीख में धीरे 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 लगाइएगा, थोड़ा ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का लगाएं, मतलब ज्यादा लगा दें, एक साथ कूद पड़े नहीं। अभी बहुत वक्त है, अभी बाजार में क्या हो सकता है कहा नहीं जा सकता। बाजार बहुत गिर सकता है। फ्री ऑनलाइन बुक्स के लिए एक आजकल तो तमाम, एक भारत सरकार ने अपनी डिजिटल लाइब्रेरी खोल दी है इस वक्त, अभी तक वो एक्सेस था उसमें, उन्होंने खोल रखी है। मैं कोशिश ये करूंगा कि उसका लिंक मेरे पास है तो मैं अभी यहाँ आपको लगा दूंगा इसके नीचे। वो उसमें बहुत सारी, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई की किताबें हैं। कुछ और ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें आप किताबें ढूंढ के पढ़ सकते हैं। इस समय तमाम वेबसाइट्स ने अपने एक्सेस को फ्री किया हुआ है ताकि आप इस वक्त पढ़ सकें। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं। नहीं, ये नहीं कह सकते हैं आप। देखिए किसके जैसा हाल हो जाए सब में क्या जाने दीजिए, छोड़िए, इसमें रखा नहीं है। छोड़िए। अब आप लोग जो है ना चुटकुले छोड़ने लगे हैं, मेरा ख्याल है वक्त हो गया है आपके पास भी अब और चलिए मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों की बहुत इच्छा है तो कुछ आज के लिए निकाल के सुना देता हूँ। इस वक्त मुझे सीधे बढ़िया, वाह। चलिए तो मैं जॉन एलिया की एक मिल गई है, कुछ शेर उसके मैं आपको सुना देता हूँ। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। मेरी हर बात बेअसर ही रही, नक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। नक्स है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। मेरी हर बात बेअसर ही रही, जो कह रहा हूं उसका असर नहीं हो रहा है। नक्स है कुछ मेरे बयान में क्या, यानी बात करने के तरीके में कुछ गड़बड़ है क्या। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। अपनी महरूमियां छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या। खुद को जाना जुदा जमाने से, खुद को जाना जुदा जमाने से, आ गया था मेरे गुमान में क्या। शाम ही से दुकानें दीद है बंद, दुकानें दीद है बंद, नहीं नुकसान तक दुकान में क्या। दुकान में नुकसान तक नहीं बचा है। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जुबान में क्या। और ये हमारी बिरादरी के लिए बिल्कुल पक्का और मौजूद शेर है। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जुबान में क्या। क्या जुबान में छाले पड़ गए हैं, मेरे हक में कुछ क्यों नहीं बोलते हो, आम आदमी की आवाज क्यों नहीं उठाते हो। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। एक बार फिर आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं। जो लोग देखना चाहते हैं कि लाइव कहाँ मिलेगा तो वो उस चैनल पे जाएंगे तो उनको सब कुछ मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।